जोधपुर, द सन सिटी, जो विश्व भर में ब्लू सिटी या नीली नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। सदियों पहले ब्राह्मणों ने अलग दिखने के लिए अपने घरों को नीला रंगवा लिया था और ये परंपरा आज भी बरकरार है। जोधपुर में ही मौजूद है भारत के सबसे बड़े किलों में से एक मेहरानगढ़ का किला या मेहरानगढ़ दुर्ग, जिसका नाम संस्कृत शब्द मिहिर यानी सूर्य से बना है। इसीलिए मेहरानगढ़ दुर्ग को सूर्य का किला भी कहते हैं। लेकिन जोधपुर और उसके सूर्य के किले के पीछे है एक लंबी कहानी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित। जोधपुर में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको दिखाने वाले हैं जोधपुर का सुप्रसिद्ध मेहरानगढ़ का किला। यह किला बहुत ही सुंदर है। इस किले की नींव रखी थी राजपूत शासक राव जोधा जी ने 1459 में। इस किले में देखने लायक बहुत कुछ है, जैसे शीश महल, फूल महल, शस्त्रागार, पालकी खाना, दौलत खाना, किले की दीवारों पर तैनात तोपें, चामुंडा माता का मंदिर और कई सारे लोकल आर्टिस्ट और भी बहुत कुछ। इस किले की एक इंटरेस्टिंग ऐतिहासिक कहानी है जो एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसको मैं आपके सामने कुछ ही देर में प्रस्तुत करूंगा। और उसी घटना की वजह से मेहरानगढ़ किले को एक शापित किले के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं और चलते हैं दुर्ग की ओर। जोधपुर में स्थित मेहरानगढ़ फोर्ट तक पहुंचना बहुत ही आसान है। चाहे आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करके यहाँ पर पहुँचें या फिर अपना पर्सनल व्हीकल यहाँ पर लेकर आएं, आप किसी भी तरह से यहाँ पर पहुँच सकते हैं। अगर आप अपना पर्सनल व्हीकल यहाँ पर लेकर आते हैं तो यह है पार्किंग एरिया, जहाँ पर आप अपना व्हीकल पार्क कर सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं मेहरानगढ़ फोर्ट की तरफ, जहाँ पर सबसे पहले हमें चेकिंग पॉइंट नज़र आता है। यहाँ पर हमारी और हमारे बैग में रखे सामान की चेकिंग की जाती है। यहाँ पर मैं आपको एक स्पेशल चीज़ बता दूँ कि अंदर आप किसी भी तरह का सेल्फी स्टिक, किसी भी तरह का ट्राइपॉड एंड किसी भी तरह का गिम्बल स्टेबलाइजेशन नहीं ले जा सकते हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग के मुख्य द्वार के बाहर कुछ छतरियाँ हैं। ये उन वीरों के स्मारक के रूप में बनाई गई हैं जिन्होंने युद्ध में अपने प्राण गंवाए और वीर गति को प्राप्त हुए, जिनमें शामिल हैं ठाकुर चौहान श्याम सिंह की छतरी और ठाकुर खींची दुर्गा दास जी की छतरी। सबसे पहले हम एंट्री करने जा रहे हैं मेहरानगढ़ फोर्ट में किले के मुख्य द्वार से, जिसका नाम है जयपोल। किले में प्रवेश करते ही सबसे पहले आपको टिकट लेना होता है, जिसका मूल्य है 200 रुपये। यहाँ पर एक चार्ट भी दिया हुआ है जिसमें आपको सारे शुल्क की जानकारी मिल जाएगी। सो गाइज, मेहरानगढ़ फोर्ट के जो टिकटिंग के चार्जेस हैं वो है 200 रुपीज़ पर पर्सन, और वहीं अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो उसके चार्जेस हैं 100 रुपये, और आप अपने साथ अगर एक ऑडियो गाइड रखना चाहते हैं तो उसके चार्जेस हैं 120 रुपीज़। हमने अपना टिकट ले लिया है और अब हम जा रहे हैं मेहरानगढ़ फोर्ट में अंदर। यहाँ पर एक एडवेंचर स्पोर्ट्स फ्लाइंग फॉक्स की सुविधा भी उपलब्ध है, जिसको आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो यह तो हो गई कुछ ज़रूरी जानकारी। आइए अब चलते हैं किले के अंदर और आपको दिखाते हैं ऐतिहासिक दुर्ग मेहरानगढ़। अब जिस द्वार की ओर हम जा रहे हैं उसका नाम है डेढ़ कांगड़ा पोल या लाखन पोल। यह पुराने टाइम में किले का मुख्य द्वार हुआ करता था। इस द्वार से सटी हुई इन दीवारों को देखिए, जहां आपको आज भी दुश्मन के तोप के गोलों के निशान दिख जाएंगे, जो सन 1808 से यहीं पर हैं। इतिहासकारों का मानना है कि जोधपुर के प्रधान पोकरण ठाकुर सवाई सिंह चंपावत के कहने पर जोधपुर के महाराजा मानसिंह के विरुद्ध जयपुर के महाराजा जगत सिंह ने चढ़ाई कर दी थी, परंतु जयपुर की सेना इस किले का बाल भी बांका नहीं कर सकी। इसकी मोटी और ऊंची दीवारों ने तोप के गोलों का भी सामना कर रखा है। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते जा रहे हैं मेहरानगढ़ फोर्ट के तीसरे मुख्य दरवाजे की ओर। तीसरे द्वार से प्रवेश करते ही आपको मेहरानगढ़ फोर्ट का एक मेस्मराइजिंग सीन नज़र आएगा। तो चलिए अब इस खूबसूरत नज़ारे के साथ मैं आपको सुनाता हूँ
मेहरानगढ़ की उस सच्ची घटना की कहानी जिस वजह से मेहरानगढ़ दुर्ग को एक श्रापित किले के नाम से भी जाना जाता है। इंसिडेंट की शुरुआत होती है तब जब राव जोधा किले के निर्माण के लिए किसी विशेष स्थान का निरीक्षण करने पहुंचते हैं। वह वहां पर देखते हैं एक बकरी को एक शेर से लड़ते हुए, और ऐसा देखकर वह बहुत ही प्रभावित होते हैं और फैसला लेते हैं कि किले का निर्माण तो इसी स्थान पर होगा। जिस पहाड़ी पर इस दुर्ग का निर्माण किया जाना था उस पहाड़ी का नाम था चिड़ियानाथ की टूप। यहाँ पर कुछ जल स्रोत भी थे और यहाँ पर एक योगी रहा करते थे जिनका नाम था चिड़ियानाथ। जब योगी को बताया गया कि यहाँ पर दुर्ग का निर्माण होने वाला है और आपको यहाँ से हटना होगा, तो योगी नहीं माने, उन्होंने मना कर दिया। लेकिन राव जोधा जी को इससे उपयुक्त जगह और कहीं नज़र नहीं आ रही थी, तो उन्होंने यहीं पर किले का निर्माण शुरू कर दिया। फिर योगी चिड़ियानाथ ने गुस्से में आकर अपनी कुटिया उजाड़ दी और जाते जाते राव जोधा को श्राप दिया कि जिस पानी की वजह से तुमने मेरी साधना भंग की है वही पानी अब तुम्हें नसीब नहीं होगा, यह पानी सूख जाएगा। और योगी जी के श्राप से भी कुछ ऐसा ही हुआ। जोधपुर में पानी की कमी आने लगी। राजा ने इस सिचुएशन को देख के योगी से माफ़ी मांगी और कई बार माफ़ी मांगने पर योगी जी ने एक उपाय बताया। उन्होंने कहा कि इस श्राप को ख़त्म करने के लिए राज्य के किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से किले के नीचे जिंदा दफन होकर अपने जीवन की बलि देनी होगी। जब राजा किसी को ढूंढने में विफल रहे तब राजा राम नामक एक व्यक्ति अपने प्राणों की आहुति देने के लिए आगे आए। तब राजा राम को एक विशेष दिन एक शुभ स्थान पर जिंदा दफनाया गया ताकि मेहरानगढ़ किले की नींव रखी जा सके। तो यह वह सच्ची घटना है जिस वजह से मेहरानगढ़ किले को एक श्रापित किले के नाम से भी जाना जाता है। तो अब इस कहानी को सुनाते हुए हम पहुंच चुके हैं मेहरानगढ़ किले के चौथे मुख्य दरवाजे की ओर। यहाँ से अब हम प्रवेश करने वाले हैं मेहरानगढ़ किले के चौथे मुख्य दरवाजे, जिसका नाम है लोहा पुल। लोहा पुल पर आपको कई सारे हाथों के निशान या कई सारे हाथों के छाप नजर आएंगे। ये उन रानियों के निशान हैं जो सती हुई। लोहा पुल को पार करते ही शुरुआत होती है राजमहल की। यहाँ अंदर हमें कुछ दुकानें और बड़े बर्तन नजर आते हैं जहाँ से हम राजस्थानी ट्रेडिशनल चीज़ें खरीद सकते हैं, और यहीं से जाता है राजमहल में प्रवेश करने का प्रमुख रास्ता। इस द्वार का नाम है सूरज पोल, जिसके अंदर से हमने प्रवेश कर लिया है और अब हम पहुंचने वाले हैं राजमहल में। मेहरानगढ़ फोर्ट की खास बातें हैं यहाँ की बारीक कारीगरी। देखिए कितनी खूबसूरती से इसके इंटीरियर को बनाया गया है और कितनी बारीकी से इन पत्थरों को तराशा गया है। तो चलिए प्रवेश करते हैं हाथी होदा खाने में। होदा का मतलब होता है राइडिंग सीट, जो कि एलिफेंट की बैक पर रखी जाती थी, जिसके ऊपर राजा या महावत बैठा करते थे। यहाँ पर कई सारे हाथी होदे आपको दिखाई देंगे, जिसमें कुछ सोने के बने हैं तो कुछ चांदी के। कुछ इतनी महीन कारीगरी के साथ बने हैं जो देखने लायक हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पालकी खाना। यहाँ पर रखी हैं विभिन्न विभिन्न प्रकार की पालकियाँ जो कि रॉयल फैमिली द्वारा उपयोग में लाई जाती थी। यह जो स्पेशल पालकी आप देख रहे हैं यह है डोली, जो कि शादी के दौरान उपयोग में ली जाती थी। यहाँ पर पास में ही एक शॉप है जहाँ पर आप फोटो क्लिक करवा सकते हैं रॉयल अंदाज में। एक फोटो फ्रेम का चार्ज होता है 1000 रुपीज़। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं दौलत खाना की ओर। अब हम पहुंच चुके हैं दौलत खाना चौक। यहाँ पर बीच में खड़े होकर हम देखें तो कुछ इस तरह का खूबसूरत नज़ारा हमें दिखाई देता है। तो चलिए दौलत खाना से अंदर की ओर प्रवेश करते हैं और दिखाते हैं आपको यहाँ के कुछ ऐतिहासिक चीज़ें। यह मेरे सामने जो आप पालकी देख पा रहे हैं, इसमें प्योर सोने का काम किया गया है। इस लकड़ी के स्ट्रक्चर के ऊपर प्योर गोल्ड का वर्क किया गया है और यहाँ पर और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग डिजाइनें हैं, जैसे महाराजा अजीत सिंह जी की तलवार, मुगल बादशाह अकबर की तलवार, और भी बहुत सारी ऐतिहासिक चीज़ें हैं जैसे पुरानी ढाल, तलवार, बंदूक, ताले, पुराने सिक्के और भी बहुत कुछ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दरबार की ओर, जहाँ पर कंट्री लाइफ इन मारवाड़ को पेंटिंग्स में दर्शाया गया है।
महाराज और महाराजा के सभापति और कुछ लोगों से मिलकर जो सभा होती थी उसे दरबार कहा जाता था। इन दरबारों में ठाकुर और राजाओं के अधिकारीगण भाग लेते थे। थार के रेगिस्तान में स्थापित राठौड़ राजवंश की राजधानी जोधपुर थी। राठौड़ के राज्यकाल में कला, संस्कृति, साहित्य, संगीत का निरंतर विस्तार हुआ। तो यह तो अब बात हो गई कुछ ऐतिहासिक जानकारी की, लेकिन आप इन मिनिएचर पेंटिंग्स को गौर से देखिए। जब हम इस पेंटिंग पर टॉर्च डालकर देखते हैं तो हमें इस पेंटिंग की बारीकियां सामने नजर आती हैं। जितना भी आप यहाँ पर येलो कलर का काम देख रहे हैं वो सारा प्योर गोल्ड का काम है। यहाँ पर जितने भी कलर यूज किए गए हैं वो सारे नेचुरल कलर हैं। उनको यूज करके इन पेंटिंग्स को बनाया गया है। तो चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं किले में ऊपर की ओर। ऊपर की ओर यहाँ पर काफ़ी सारे टेंट्स हैं जो कि राजा महाराजा के ठहरने के लिए उपयोग में लाए जाते थे। जब भी राजा महाराजा शिकार खेलने के लिए जंगल में जाया करते थे तो इस तरह के टेंट वहाँ पर लगवाए जाते थे और इस तरह का कारपेट जो कि नीचे बिछाया जाता था और राजा के ठहरने की व्यवस्था वहाँ पर की जाती थी। यह एक कैंपिंग की तरह होता था। यहाँ पर रॉयल फैमिली की पोशाकें संग्रहित करके रखी हुई हैं, जैसे महिलाओं का पोशाक अचकन एंड महाराजाओं का पसंदीदा पोशाक अंगरखा। यहाँ पर काफ़ी बारीकी से बने पर्दे हैं जिन्हें खिड़कियों पर लगाया जाता था। यहीं पास में स्थित है शीश महल, जहाँ पर आपको अद्भुत कांच की कारीगरी देखने को मिलेगी। यहाँ उपयोग में किए गए शीशे उत्तल आकार के हैं और रंगीन पन्नी और पेंट के साथ डिजाइन किए गए हैं जो कि दीपक की रोशनी में झिलमिलाते थे। प्लास्टर में बने विभिन्न धर्म चित्रों के साथ इन सजावटी दर्पण को अच्छी तरह से पूरा किया गया है, जो कि उस समय की कला पर धर्म और संस्कृति का मजबूत प्रभाव दिखाता है। कई सजावटी पैनल भगवान ब्रह्मा, श्री राम, भगवान शिव और पार्वती एंड बांसुरी बजाते हुए भगवान श्री कृष्ण आदि जैसे देव देवताओं को प्रदर्शित करते हैं। यह कमरा महाराजा अजीत सिंह जी का शयन कक्ष था, जिन्होंने 1674 to 79 के बीच जोधपुर पर शासन किया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फूल महल की ओर। मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित फूल महल का निर्माण महाराजा अभय सिंह जी ने करवाया था। इसकी छत पर अत्यंत ही आकर्षक फूल पत्तियां, राज परिवार के सदस्यों के चित्र, कुल देवी देवता आदि असली सोने के काम से चित्रित करवाए गए हैं। 36 राग रानियों का चित्रांकन अत्यंत ही अद्भुत है। इस चित्रांकन में लाए गए लाल, पीले और आसमानी रंग का प्रयोग अत्यंत ही सुंदरता के साथ किया गया है। छत में 4 स्थान पर दर्पण लगाए हुए हैं और महाराजा तख्त सिंह के 10 राजकुमारों में से 9 के रंगीन चित्र छत पर बने हुए हैं। फूल महल असंख्य उत्सव एवं आयोजनों का साक्षी रहा है। फूल महल की छत इतनी आकर्षक और सुंदर है कि उसे नजर न लग जाए, इसलिए काले धागों के गुच्छों को चारों कोनों पर लटकाया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित आर्मरी, यानी वह स्थान जहां पर अस्त्र शस्त्र संग्रहित करके रखे हुए हैं। यहाँ आपको दिखाई देंगे युद्ध में प्रयोग किए जाने वाले कई सारे अस्त्र शस्त्र, जैसे कि बंदूकें, खंजर, कटार, ढाल, तलवार, हेलमेट, कवच और भी बहुत कुछ। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं तख्त विलास में। तख्त विलास का निर्माण महाराजा तख्त सिंह जी ने करवाया था। यह उनके रहने का स्थान हुआ करता था। महाराजा तख्त सिंह जी का शासनकाल 1843 से 1873 तक रहा। यह जोधपुर के आखिरी शासक थे जो मेहरानगढ़ दुर्ग में रहे। तख्त विलास काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से बनाया गया है, जिसमें ट्रेडिशनल एज वेल एज मॉडर्न यानी ब्रिटिश के टाइम काल के भी आर्किटेक्चर देखने को मिलते हैं। तख्त विलास में काफ़ी खूबसूरत पेंटिंग्स हैं जो दीवारों और छत पर की गई हैं। तख्त विलास से आगे चलें तो हमें बहुत ही खूबसूरत खिड़की दरवाजे नज़र आते हैं जो कि पुराने टाइम में उपयोग में लिए जाते थे। इन खिड़की दरवाज़ों की खास बात है इनकी कारीगरी। इनको इतनी बारीकी से, इतनी महीनता से डिज़ाइन किया गया है जो देखने लायक है। यहीं पर एक बालकनी है जहां से हमें जोधपुर शहर और किले का निचला हिस्सा नजर आता है। यह वही रास्ता है जहां से हम चढ़ाई करते हुए किले के ऊपर तक पहुंचे हैं।
तो चलिए अब और आगे बढ़ते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग में। अभी हम प्रवेश कर चुके हैं मेहरानगढ़ दुर्ग के जनाना सेक्शन में। यहाँ पर सर्वप्रथम वह स्थान है जहाँ पर रखा जाता था महल का हिसाब किताब। यह स्थान राजपूत राजमहल, जहाँ रानियों, राजमाताओं, राजकुमारियों एवं पासवानियों का निवास स्थान होता था, उसे जनाना कहते थे। जोधपुर और अन्य राजपूत राजधानियों में पर्दे की प्रथा प्रचलित थी। जनाना महल में पुरुषों का प्रवेश निषेध था। केवल महाराजा एवं निकटतम संबंधी ही जनाना महल में जा सकते थे। राज परिवार की महिलाओं को अपने निजी खर्च के लिए गांव भी प्रदान किए गए थे। अनेक रानियों, बाबा स्वामियों द्वारा लोक हितार्थ में मंदिर, कुएं व बावड़ियों का निर्माण करवाया गया। राजघरानों में होने वाले व्यवहार, जन्मदिन एवं त्योहारों पर होने वाले उत्सव का संचालन भी रानियां ही किया करती थी। ऐसे अवसरों में काफी मात्रा में सेवादारों एवं धन की आवश्यकता रहती थी, जिसका प्रबंध भी स्वयं रानियां ही करती थी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं जनाना सेक्शन से। यहाँ पर आपको ट्रेडिशनल राजस्थानी चीजें नजर आएंगी जो आप परचेज कर सकते हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग की खास बात है यहाँ की बारीक कारीगरी, जिसको इतनी खूबसूरती से और इतनी बारीकी से नक्काशा गया है, जो कि देखने लायक है। यहाँ पर आगे चले तो बहुत सारी हमें पगड़ियाँ नजर आती हैं जो कि राजस्थान की धरोहर हैं। जब हम म्यूजियम से बाहर आते हैं तब हमें राजस्थान के प्रसिद्ध लोक कलाकारों की धुन सुनाई पड़ती है। और यहाँ एक बहुत ही बड़ी कढ़ाई नजर आती है जो पुराने ज़माने में उपयोग में ली जाती थी। दोस्तों, यहाँ आपको बहुत सारे कमरे दिखाई दे रहे होंगे। ये जो दीवार आप देख रहे हैं, इसके ऊपर बहुत सारी तोपें रखी हुई हैं। जो लोग इनको चलाते थे, ये कमरे उनके रहने के लिए हुआ करते थे। तो आइए चलते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग के ऊपरी भाग में, जहाँ पर तैनात हैं बहुत सारी तोपें। कुछ तोपों की मारक क्षमता तो काफ़ी दूर तक की है, जहाँ से दुश्मन को बहुत दूर से ही मारकर गिरा दिया जाता था। और दोस्तों, ये है फोर्ट का वाटर स्टोरेज सिस्टम, जो कि किले के ऊपरी भाग में डिज़ाइन किया गया है। राजस्थान में पानी की बहुत कमी रहती है, उसकी वजह से पानी को स्टोर करके यहाँ पर रखा जाता था। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं माँ चामुंडा मंदिर की ओर। माँ चामुंडा जोधपुर के राजघराने की देवी हैं। माँ चामुंडा के मंदिर की स्थापना राव जोधा जी ने 1459 में की थी। माँ चामुंडा की प्राचीन राजधानी मंडोर में स्थापित थी, लेकिन जब मेहरानगढ़ फोर्ट का निर्माण करवाया जा रहा था, तब मंडोर से माँ चामुंडा की प्रतिमा दुर्ग में स्थापित की गई। पहले माँ चामुंडा को जोधपुर और उसके आसपास के लोग मानते थे और उनकी पूजा अर्चना किया करते थे। लेकिन माँ चामुंडा में लोगों का विश्वास बढ़ता चला गया। लोगों की आस्था बढ़ने के पीछे वजह थी कि जब 1965 में युद्ध हुआ, तब सबसे पहले जोधपुर को टारगेट बनाया गया और माँ चामुंडा ने चील के रूप में प्रकट होकर जोधपुर वासियों की जान बचाई थी। और आज भी आप देखेंगे मेहरानगढ़ दुर्ग के ऊपर आपको बहुत सारी चीलें मंडराती हुई नजर आएंगी। और जब आप माँ चामुंडा मंदिर से नीचे की ओर देखेंगे, तब आपको जोधपुर शहर का एक अद्भुत नज़ारा नजर आएगा। जैसा कि कहा जाता है जोधपुर को ब्लू सिटी, तो यहाँ पर आपको अधिकतर घर नीले कलर से रंगे हुए ही नजर आएंगे। और नीला रंग रंगवाने का एक उद्देश्य यह भी था कि जोधपुर में बहुत गर्मी पड़ती थी, तो नीला रंग करवाने से घर के अंदर ठंडक बनी रहती थी। तो दोस्तों, यह था मेहरानगढ़ दुर्ग का आखिरी पॉइंट। अब हम निकास की ओर जा रहे हैं। यहाँ पर आने का एक ही रास्ता है, तो हमें अब प्रस्थान भी उसी रास्ते से करना होगा। तो दोस्तों, यह था जोधपुर का सुप्रसिद्ध मेहरानगढ़ का किला। हमें काफ़ी अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।